आज का हमारा लेक्चर है एरोमेटिसिटी और आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लिक मॉलिक्यूल्स और इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी नहीं होगी और किस तरीके से वो अपनी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेंगी, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एरोमेटिसिटी है क्या और हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। सो इट इज अ concept in organic chemistry with the help of hybridization, let's say sp3 and sp2, यही दो hybridization हमें required होती हैं aromaticity बताने के लिए, ठीक है। तो sp2 and sp3 यही दोनों hybridization, और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं कि किस मॉलिक्यूल में कौन सी hybridization है, ये भी हम सीखेंगे इसी लेक्चर में। तो with the help of hybridization basically हम बताते हैं कि एरोमेटिसिटी कैसे कैलकुलेट होती है। अगेन, व्हाई वी स्टडी द एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट? फर्स्टली, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक, रिमेंबर दिस वर्ड, साइक्लिक ऑर्गेनिक compound. Okay, so it is used to determine the stability. Second thing, the stability or the formation of intermediates, whether it will take place or not. So intermediate will occur or not, it will be determined by the aromaticity again. Okay, so now let's we understand कि aromaticity कितने टाइप की होती है। So it is of three types. There are three types of aromaticity. First one is aromatic compounds. Second one is anti-aromatic compound. And third one is non-aromatic compound. कैसे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को डिटरमाइन करते हैं वाया हकल रूल, ये अभी हम समझेंगे इस चीज को। तो आइए समझते हैं कि हकल रूल क्या है। हकल रूल क्या कहता है कि हमें बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। जब भी हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा एंड 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई। सो हकल रूल में हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। जो सिंगल बॉन्ड होते हैं दे आर द बेसिक रूट स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड वन इज 1 सिग्मा and 2 pi, and this is the 1 sigma and 2 pi. Remember this? This is not used in aromaticity. This will by default. So basically we have to study of this bond, that is double bond. Okay. जब हम बात करते हैं aromatic compounds की, फिर हमारे पास आते हैं anti aromatic compounds. And then we have non-aromatic. सबसे प्राइमरी कंडीशन जो है इसके लिए वो ये है कि इसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल है शुड बी साइक्लिक। द मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। रिमेंबर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर ऑल थ्री ऑफ दिस द मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। सो दिस इज द बेसिक थिंग। Second thing, first of all let's talk about a non-aromatic. So non-aromatic, there is any one atom in this cyclic molecule, the cyclic molecule, any one atom, if it contains the sp3 hybridization, we will say that this is non-aromatic. Simple as that. कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या तरीका होता है, ये हम सब सीखेंगे, but theoretically you only have to remember the sp3 atom. Remember this.
And remember one thing more, it could be carbon atom, oxygen atom, नाइट्रोजन एटम एंड सो ये सिर्फ कार्बन के लिए बॉन्ड नहीं है, ये ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी एटम हो, बस sp3 होना चाहिए इन रिंग. ओके, नाउ व्हाट आर द थिंग्स व्हिच डिफरेंशिएट एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, द मॉलिक्यूल should contain all sp2 hybridization. Similarly, in anti-aromatic, all atoms should be sp2. Whenever I say all atoms, it should be, let's suppose, this is the molecule. So, if you have this molecule, so this is sp2, this is sp2, this is sp2, this is sp2. What is this? What is this? How to determine this? हम ही पढ़ेंगे इस बारे में, लेकिन मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ कि sp2 रिक्वायर्ड है. अब आप यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो ये कार्बन एटम आपका sp3 है. कैसे है, क्यों है, ये सब हम समझेंगे, ठीक है. बट यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन एटम को देखोगे तो ऑक्सीजन इज sp2. ऐसा क्यों है ये भी हम सीखेंगे, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी नहीं है. इररिस्पेक्टिव ऑफ द डबल बॉन्ड क्यों नहीं है ये भी हम सीखेंगे, ठीक है. तो ये सब चीजें अभी हम समझेंगे. सेकेंड थिंग, if the molecule contain all sp2 atoms, then the molecule will automatically be called planar. Remember this. Similarly, in this, the molecule will be planar. Okay. So there will be planarity, there also will be planarity. Okay. Second thing, what you have to remember is four n plus 2 pi electron. जब हम पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, that is the pi electron. Pi electron means there will be electron, there will be electron. So there are 2 electrons in a pi bond. जब भी पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करता है, रिमेंबर दिस सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्टैटिक. ये कभी भी नहीं टूटता, कभी भी नहीं टूटेगा. क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि एरोमेटिसिटी इज अ कॉन्सेप्ट फॉर्म्ड बाय द रेजोनेंस. रिमेंबर दिस, एरोमेटिसिटी एक कॉन्सेप्ट है जो रेजोनेंस से डिराइव्ड हुआ है, और रेजोनेंस में कभी भी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होते. अगर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो वहां पे रेजोनेंस नहीं, वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा. So remember, अगर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है so that will lead to reaction. Remember this. If pi bond delocalized, then it will lead to resonance, and ultimately resonance following these conditions will automatically tell the aromaticity of the molecule. So this pi electron is responsible for the aromaticity resonance. Remember this. Okay, so there are 4n plus 2 pi electron system in aromatic. When we go into anti-aromatic, so यहाँ पर हमारे पास होते हैं 4n pi electron system. Again, n की वैल्यू यहाँ पर जो होगी वो याद रखना आप सब. n की वैल्यू यहाँ पर हो सकती है 1, 2, 3 n, कुछ भी हो सकती है. बट यहाँ पर अगर आप आएंगे तो n की वैल्यू आपके पास 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, and so on. Third and the most important thing, most important, there should be complete conjugation in aromatic system. Similarly, in anti-aromatic, the thing will also same, repeat, that there should be complete resonance or complete conjugation throughout the cyclic system of organic compound. So there should be complete conjugation. Whether you say conjugation or you are comfortable with resonance, both are good. So complete conjugation or resonance. Similarly in this, the things will repeat the same. Remember this. So these are the things
first and foremost the molecule should be cyclic for all these three molecules should be cyclic. Second thing, for aromatic there will be all atoms should be sp2 hybridized, there all atoms should be hybridized. In sp3 any atom if any atom then sp3, then it will lead to the non-aromaticity, remember this, and the atom could be carbon, oxygen and nitrogen, remember this. Now how to calculate this pi electron system we will study, how to calculate the hybridization we will study, okay, and how the resonance will occur in the cyclic system, that we will also study, okay. हकल रूल समझाने से पहले आपको कुछ ऐसी चीज समझाऊंगा जो आपने ना कभी पहले सीखी होगी, ना समझी होगी, ना देखी होगी। तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट होता क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पाई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चलेगा, और इलेक्ट्रॉन काउंट जब हम निकाल लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि एरोमेटिसिटी कौन सी है, वेदर इट इज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो हम ये पहले पता कर लें कि इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करता है। दूसरी चीज ये भी पता कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगी, क्योंकि अगर हमें एक बार ये दोनों बातें पता चल गई फिर उसके बाद हमारे लिए एरोमेटिसिटी बहुत आसान से काम हो जाएगा। चलिए समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे होता है, देखिए आपके पास 2 तरीके की चार्ज स्पीशीज होती है। एक आपके पास होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। जो पॉजिटिव होती है, अब केमिस्ट्री में क्या है, पॉजिटिव का मतलब हमें लगता है कि एक्सेस है कोई भी चीज, बट केमिस्ट्री में कभी भी पॉजिटिव लग जाता है ना तो वो डेफिशिएंसी का मतलब होता है। तो जब भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी भी स्पीशीज पे तो इसका मतलब होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन काउंट क्या रहेगा हमारे पास में, 0 रहेगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब है, नेगेटिव का मतलब हमेशा एफिशिएंसी से लिया जाता है केमिस्ट्री में, और हमेशा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट आप कितना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का काउंट लेंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 0 इलेक्ट्रॉन, सिंपल। हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाते हैं, ये जरूरी है। हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास 2 तरीके की हमने बात करी अभी, कि एक होगी हमारे पास sp2 और एक हमारे पास होगी sp3, ठीक है। जब भी हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आंख बंद करके उसके ऊपर, और वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, रिमेंबर दिस, किससे अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। आंख बंद करके क्या लगा देंगे आप, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 लगा देंगे, कुछ नहीं सोचना इसके बारे में। दूसरी चीज, जब आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये कब होगी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी जब आपके पास कार्बन का नेगेटिव चार्ज है और एनी अदर एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, ओके, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एटम आएगा, एनी एटम, ठीक है, एनी एटम हो सकता, वो डबल बॉन्ड से अगर अटैच्ड हुआ, मींस जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और उसके नेक्स्ट एटम डबल बॉन्डेड है, तब ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव वाला रेजोनेंस कर जाएगा। क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर जाएगा। इस केस में नेगेटिव चार्ज sp3 नहीं होता। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट या किसी भी एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज है, उसके नेक्स्ट किसी एटम पे डबल बॉन्ड नहीं हो। अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, और ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन अपने आप ही sp3 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो sp2 का एक स्पेशल केस हमने अभी क्या देखा, ये देखा कि अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो किसी एटम से अटैच्ड है और वो डबल बॉन्डेड है, ठीक है, ये एटम हमारे पास कैसा है, डबल बॉन्डेड है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, यहाँ पे रेजोनेंस कर लेगा, और जैसे ही वो यहाँ पे रेजोनेंस कर लेगा, ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। और जैसे ही कार्बन का नेगेटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, हमारी प्लेनरिटी हमें निकालने में इसको मदद करेगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए बहुत अच्छे से। sp2 का 2 केस है, एक कार्बन पे पॉजिटिव और एक कार्बन पर नेगेटिव। कार्बन पर पॉजिटिव होगा, 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, आप sp2 लगा देंगे। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, उसके नेक्स्ट किसी भी एटम डबल बॉन्डेड अटैच्ड है, आप सिंपल उसको sp2 लगा देंगे। लेकिन अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और वो सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड एटम से जुड़ा हुआ है और वो भी फर्दर सिंगल बॉन्डेड है, तो आप उसको sp3 लगा देंगे, ठीक है।
तो ये आप बात समझ गए, बस इसी का काम था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब सीधा हकल रूल पे जाते हैं एंड देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सबसे पहले मैंने आपसे एक कंडीशन बोली थी शुरुआत में ही कि मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। चलिए ठीक है, एक कार्बन क्या साइक्लिक हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरा कार्बन साइक्लिक हो सकता है क्या? ये दोनों के बीच में अगर मैं बॉन्ड लगाऊंगा तो साइक्लिक कहीं से नहीं हो सकते। बट अगर मैंने तीसरा कार्बन ले लिया, यहीं पे काम चेंज हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएंगे साइक्लिक। यही तो हमें चीज चाहिए थी। अब मैं हमेशा कार्बन को एक हॉल्ट की तरह दिखाऊंगा। ये आपने पढ़ा होगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, कार्बन को मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है और ये बीच में सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड है। ओके, तो आगे से मैं जब भी ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे जैसे ही हॉल्ट आया वहां कार्बन आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग डाल रहे हैं इन 3 मेंबर्ड रिंग। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। These 3 system we have. Here it contains positive charge, here this atom contains negative charge and here it is no charge, uncharged it is. Remember this. अब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। जब भी कोई भी दो, ये हमारे पास क्या है बेसिकली, 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा होगा ही होगा। ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो इसके बाद इसका मतलब तो ये है कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब है ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि अभी मैंने पढ़ाया था कि कार्बन के 3 बॉन्ड होंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा, उन्हें दिख रहा है कि यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, तो मैंने इसको यहाँ पे sp2 क्यों बोला वो भी समझा देता हूँ। जब भी मैं रिंग बनाता हूँ तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एक कार्बन दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी एक कार्बन दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर भी एक कार्बन दिखाना चाह रहा हूँ। जब इस कार्बन इज ऑलवेज रिमेंबर दिस, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है 4 वैलेंसी, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड तो उसने कहां से बना लिए, 2 बॉन्ड बने, एक यहां से एक यहां से, 2 बचे। और जब भी केमिस्ट्री में हमें कुछ नहीं दिखता तो हम इनविजिबली हाइड्रोजन उठा लाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कुछ नहीं दिखेगा आप हमेशा हाइड्रोजन का सहारा ले लेंगे। तो आपके पास ये हो गए कार्बन के 4 बॉन्ड। अब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं है और इस पे क्या चार्ज लगा दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज बना दिया। तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कार्बन एटम हाइड्रोजन भी कंटेन करता है, बट दिखाने की जरूरत हमें नहीं होती है। ओके, तो ये कार्बन एटम हमारा हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको रेजोनेंस बताता हूँ मैं। पॉजिटिव और नेगेटिव में रेजोनेंस कैसे होता है ये भी आप समझते हैं। पॉजिटिव, ध्यान रखना, पॉजिटिव इज अ रेजोनेंस ऑफ -r, नेगेटिव इज अ रेजोनेंस ऑफ +r इफेक्ट। अभी -r +r क्या है, अगेन मैंने बताया था आपको, माइनस का मतलब होगा जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, पॉजिटिव का मतलब होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव +r इज इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट, -r इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो यहां पर हमारे पास होगा क्या अल्टीमेटली, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में, मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ चीज लिख देता हूं। जब भी पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस होगा, तो किसी भी कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, याद रखना बहुत अच्छे से मेरी बात, वो हमेशा एक पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ माइग्रेट कराएगा, कि अपनी तरफ माइग्रेट कराएगा। लेट सपोज दिस इज द कंपाउंड, सो ये क्या करेगा, ये एक पाई बॉन्ड है, ये एक सिग्मा, ये एक पाई। अब ये क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ माइग्रेट करा देगा। माइग्रेट कराने से क्या हो जाएगा, इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई थी वो कंप्लीट हो गई और ये कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम बिकम डेफिशिएंट, सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो आपने पॉजिटिव चार्ज के रेजोनेंस में क्या सीखा कि सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है और कहां पे मूव करेगा, जहां पे जरूरत है। सो ये पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है इन माइनस आर इफेक्ट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है हमारे पास, ये यहां पे क्या करेगा, डीलोकलाइज्ड कर जाएगा और इसके डीलोकलाइजेशन की वजह से जो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एरो ये होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप सिर्फ ये दिखाएंगे तो ये केमिकल रिएक्शन शो करेगा, अगर आप दोनों दिखाएंगे तो ये रेजोनेंस शो करेगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो पाई बॉन्ड है, ये हमारा जो पाई बॉन्ड है, ये किधर आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में। तो मैं इस डायरेक्शन में लगा देता हूं इसको, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज उठ के कहां चला जाएगा, देखो ये sp2 पहले से था, यहाँ भी अभी भी sp2 ही है, यहाँ पे तो कुछ चेंजेस ही नहीं हुए। ये तो पहले भी पाई बॉन्ड ले रहा था, अभी भी पाई बॉन्ड लेगा यहाँ से। ये अब sp2 बन गया है क्योंकि पाई बॉन्ड आ गया। ये कार्बन का क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यहाँ भी sp2 होगी। तो आपने देखा कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं आपके रेजोनेंस में। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन काउंट में पढ़ा था कि पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन काउंट 0 होंगे, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन काउंट 2 होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इस पूरे सिस्टम का कितने निकल के आया, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो हमने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। अब हम आते हैं इस केस में। जब हम इस केस की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस समझ लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कैसे होता है। देखिए नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस में क्या होगा, जो आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज और यू कैन से लोन पेयर भी मैं हाथों हाथ यही बता देता हूं, और लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑलवेज गो टू सिग्मा बॉन्ड, ऑलवेज गो टू सिग्मा बॉन्ड। सो ये हमेशा कहां जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड पर जाएंगे, ठीक है, समझ गए हम ये बात। बट नेगेटिव चार्ज का जब रेजोनेंस होता है तो वो 2 डायरेक्शनल एरो बनते हैं, उसमें 2 एरोज बनते हैं। पॉजिटिव में सिर्फ एक ही एरो बनता है, आपने देखा सिर्फ एक ही एरो बनता है। यहां पर भी अगर मैं इसका फर्दर डीलोकलाइजेशन कराना चाहूं तो मैं कैसे कराऊंगा, मैं इसको यहां पे ले जाऊंगा, तो ये बॉन्ड यहां चला जाएगा इस डायरेक्शन में, ये और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, पहली लाइन हमने पढ़ी फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो गया सिग्मा बॉन्ड पे। आप सभी को पता है ये 2 कार्बन एटम है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, और ये कार्बन कार्बन के बीच में इनका सिग्मा बॉन्ड है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, सिग्मा बॉन्ड पे गया। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड पे जाने से क्या होगा, अब जो उसका नेक्स्ट कार्बन है, क्योंकि ये sp2 कार्बन है, मैंने आपको पढ़ाया था कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कब करेगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस ही तब करेगा जब उसका नेक्स्ट एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और वही कंडीशन यहाँ पे फॉलो हुई है। जैसे ही ये यहाँ पर आएगा तुरंत ही ये पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड चला जाएगा एटम पर। इसे याद कर लेना और समझ लेना बहुत अच्छे से। ये पाई बॉन्ड, दिस इज अ पाई बॉन्ड, ये कहां चला जाएगा, उठ के इस एटम पे चला जाएगा। जो डायरेक्शन होती है एरो की वो ध्यान रखना कैसे हुई है, ये यहां से इधर आया है तो एरो इधर से इधर जाएगा, अगर ये यहां से इधर आया होता तो एरो यहां से इधर चला जाता, ठीक है। एरो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यहां से भी इधर ले आओ, यहां से भी इधर ले आओ, ऐसे नहीं करना है कभी भी। जिस डायरेक्शन में एरो घुमा दिया उसी डायरेक्शन में एरो आगे लेकर के चले जाना, तभी रेजोनेंस क्लियर होगा, वरना गलती कर दोगे, ठीक है। अब हम करेंगे रेजोनेंस कैसे बनेगा इसका। देखिए ये पाई बॉन्ड इस एटम पे गया, जब भी पाई बॉन्ड किसी एटम पे जाएगा जो हमने पढ़ा था, तो वो वहां पे क्या बना लेगा, नेगेटिव चार्ज बना लेगा, और नेगेटिव जब सिग्मा बॉन्ड पे आएगा तो वो पाई बॉन्ड बना लेगा। क्या बोला मैंने, नेगेटिव चार्ज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी आप माइनस चार्ज स्पीशीज का रेजोनेंस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट समझ लेते हैं, बहुत जरूरी है ध्यान से समझना इस चीज को। हमने देखा कॉन्जुगेशन हो गया, ठीक है। एक और कॉन्जुगेशन करके देख लेते हैं क्या कॉन्जुगेशन पॉसिबल, कि ये यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है,
डायरेक्शन देख रहे हैं आप, डायरेक्शन मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज चलाई है तो पाई बॉन्ड भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है। यहाँ पे मैंने नेगेटिव को क्लॉकवाइज लेके आया था तभी पाई बॉन्ड क्लॉकवाइज में गया। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका रेजोनेंस कैसे बन जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज आ जाएगी रेजोनेंस करने के बाद। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज हमने क्या पढ़ा था, 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चलेगा, तो नेगेटिव के 2 इलेक्ट्रॉन और इस पाई बॉन्ड के भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही, 4 इलेक्ट्रॉन लिख लो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन लिख लो, एक ही बात है। ये यहाँ पे बस ये दिखा रहा है कि कितने डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम अपने थर्ड केस पर आए, थर्ड केस पर आने के बाद हमको पता चला कि इस एटम पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, और जब इस एटम पे कोई चार्ज ही नहीं है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये एटम आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये एटम आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट जैसे आप इस एटम पे गए आपने देखा कि ये कार्बन है, इसके साथ एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब इसके पास तो 4 बॉन्ड पहले से ही है। और आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि जब भी किसी के पास 4 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp3। हमेशा ध्यान रखना, 4 सिग्मा बॉन्ड अगर किसी भी एटम के चारों तरफ आ गए तो वो sp3 कहलाता है। स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। सो दिस कार्बन एटम विल बी sp3। और हमने पढ़ा था किसी भी एटम की अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई हम उसको वहीं पर ही नॉन एरोमेटिक डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। अब आप तीनों केस समझ गए। अब आप एक बार और रिमाइंड करिए, जब मैंने आपको एरोमेटिक का केस बताया था तो एरोमेटिक के केस में मैंने आपको बोला था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और n की वैल्यू आप 0, 1, 2 कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितने निकल के आएंगे आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन के सिस्टम, तो आप मुझे बताएंगे 4 × 0 + 2, सो दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और वही तो हमारे पास यहाँ भी निकल के आए हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस मॉलिक्यूल इज योर एरोमेटिक, ओके। यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n जब n की वैल्यू हमने 0 रखी तो इसका मतलब हो गया 4 × 0 + 2, तो मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये एरोमेटिक क्यों है, इस केस की वजह से। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमने पढ़ा था कि एंटी एरोमेटिक का जो हमारा केस आएगा, एंटी एरोमेटिक का जो केस आएगा, तो एंटी एरोमेटिक में हमने पढ़ा था कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो मुझे बताइए 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 × 1 हो जाएगा 4, और यहाँ पे हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन आए हैं, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि दिस मॉलिक्यूल इज एंटी एरोमेटिक। और ये केस कंप्लीटली डिटरमाइन हो ही चुका है एरोमेटिक से। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से हमने हाइब्रिडाइजेशन करी है, कैसे हमने इलेक्ट्रॉन काउंट करा है और कैसे हमने रेजोनेंस करके कंप्लीट एरोमेटिसिटी को समझाया है। अब हमने 3 मॉलिक्यूल में हमने एक केस करा है, यही हम 4 में, 5 में, 6 में, 7 में एक ही केस बनेगा, 7 में 3 केस बनेंगे और एक ट्रोपोलोन का केस बनेगा, वो और पढ़ लेते हैं। और 8 में नॉन प्लेनरिटी हमें समझनी है। देखिए अब हम बात करेंगे, हमने 3 मेंबर्ड की बात करी, अब हम 5 मेंबर्ड की बात करेंगे। 5 मेंबर्ड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम ऑड नंबर की साइकिल पढ़ते हैं 3 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर रिंग और 7 मेंबर रिंग, तो ये तीनों रिंग आपस में कोरिलेट करती हैं, इन तीनों को समझना बहुत आसान हो जाता है। जब आप 4 मेंबर रिंग पढ़ेंगे, 6 मेंबर रिंग पढ़ेंगे तो इन दोनों को कोरिलेट करना आसान हो जाएगा। तो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, हम अपने सीक्वेंस से करेंगे कि पहले 3 पढ़ेंगे, फिर 5 एंड देन 7, ओके। तो हमारे पास जो सेकेंड रिंग हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग के बारे में। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जब आपको नाम लिखने आ जाए, अगर नाम से आ जाए तो नाम ध्यान रखना। जैसे ये आपके पास कंपाउंड है, अगर मैं इसका नाम पूछूं तो आप बोलेंगे इसका नाम है, क्योंकि ये साइकिल है तो साइकिल के लिए आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, साइक्लो। कितने कार्बन है, 3, तो आप 3 के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप, 3 कार्बन के लिए। क्योंकि यहाँ पे एक पाई इलेक्ट्रॉन भी है तो उसके लिए आप यहाँ पे लगाएंगे ईन, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपीन।
बट अगर मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो इस पॉजिटिव चार्ज लगने की वजह से ये क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप, ठीक है। इसका नाम कैसे चेंज हुआ, अगर मैं यहाँ पर इस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज कर देता तो इसका नाम बन जाता साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन, ठीक है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, नाम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो जब 5 मेंबर रिंग की हम बात करेंगे तो 5 मेंबर रिंग बना देते हैं हम पहले अपनी जल्दी से। चलिए अब मैं जल्दी से आपसे इसका नाम पूछता हूँ, आप इसका नाम बताइएगा। कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं साइकिल में, तो आप इसका नाम बोलेंगे साइक्लो, ठीक है, समझ गए हम इस बात को। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। अच्छा 2 इन है हमारे पास तो हम लगाएंगे साइक्लो पेंट डाई इन, ठीक है, साइक्लो पेंट डाई इनाइल। क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कैटायन। आई होप आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे इस बात को। और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो सेम, यहाँ तक सब कुछ सेम रहता है, यहाँ पे आ जाएगा एनायन बस। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप इसको सिंपल लिख देंगे साइक्लोपेंटाडाइन, ओके। इसका रेजोनेंस समझ लेते हैं। सेम वही सब चीजें रिपीट करेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ये कौन सा रेजोनेंस होता है, माइनस आर रेजोनेंस होता है। माइनस आर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। जब भी किसी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज, माइनस आर रेजोनेंस पे जाएंगे तो ये पाई बॉन्ड चला जाएगा आपका नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड पर। और इसका जैसे ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बन के आएगा ये, क्योंकि ये बॉन्ड हमारा डिलोकलाइज्ड हुआ है, यहाँ पर आ गया है, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो अब घूम के यहाँ पर आ गया है। समझ गए आप कितनी आसानी से रेजोनेंस हुआ। अच्छा एक और फर्दर रेजोनेंस करके देख लेते हैं कि जब ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा तो भी रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है, तो भी समझ लेते हैं हम इस बात को। अब कैसे होगा रेजोनेंस, ये पाई बॉन्ड आ गया आपका घूम करके यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और जो आपका पाई बॉन्ड था वो यहाँ पर पहले से ही है। तो आपने देखा देयर इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन, और उसकी वजह से आप देखेंगे इस एटम की हाइब्रिडाइजेशन, इस एटम की, इस एटम की, इस एटम की, और ये तो हमारे पास sp2 होगा ही होगा। तो ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब ये मॉलिक्यूल एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, और प्लेनर मॉलिक्यूल है तो हम इसकी एरोमेटिसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। रेजोनेंस आपको करके दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन काउंट अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। ओके, नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस क्या था सबसे पहले, तो नेगेटिव चार्ज आएगा सिग्मा बॉन्ड पे और बनेगा पाई, और पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा एटम पर और बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसका रेजोनेंस किस तरीके से बना, तो इसका रेजोनेंस हमारे पास बना इस तरीके से। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आके बना गया पाई बॉन्ड, और इस पाई बॉन्ड ने इस एटम पर आकर के बना लिया नेगेटिव चार्ज। आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अगर आपको 12th के एग्जाम देने हैं या आपको कुछ भी करना है, मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, और उसके लिए एरो की डायरेक्शन बहुत जरूरी है। कहीं भी हवा में उड़ता तीर नहीं लगा देना है, हमेशा ध्यान रखेंगे एरो का। अब आप इसका फर्दर रेजोनेंस अगर आप करेंगे तो आपको दिखेगा कि नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ पे डिलोकलाइज कर सकता है। क्यों कर रहा है नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज, क्योंकि यहाँ पर sp2 एटम है। sp2 का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज इस एटम पर है, इसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, दैट इज व्हाई वो रेजोनेंस कर रहा है। और ये पाई बॉन्ड चला जाएगा इस एटम पर और ये रेजोनेंस करेंगे, और रेजोनेंस करके जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, और आपका एक पाई बॉन्ड यहाँ पर पहले से ही था, ठीक है। तो आई होप ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रेजोनेंस किस तरीके से हो रहा है। और लास्ट वाला केस किसी को कुछ समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, 2 हाइड्रोजन हमको दिख रहे हैं लटके हुए, तो सीधा इसको sp3 बताएंगे और आंख बंद करके नॉन एरोमेटिक इसको डिटरमाइन करते हैं, खत्म कहानी। इन दोनों पे आ जाते हैं,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन काउंट 0, pi1 इलेक्ट्रॉन काउंट 2, pi1 इलेक्ट्रॉन काउंट 2, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 4। यहाँ पर आ जाए नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, इलेक्ट्रॉन काउंट 2, ये pi1 इलेक्ट्रॉन काउंट 2, इस pi1 के इलेक्ट्रॉन काउंट 2, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया 6। अब आपको पता है आपके फॉर्म में एक 4 है और एक 4n+2। यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 का मल्टीपल है, तो ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक का केस था। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो रिंग हमारे पास आई है ये आई है एंटी एरोमेटिक की। यहाँ पर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, आप n की वैल्यू 2 रखिए, सॉरी n की वैल्यू आप 1 रखिए यहाँ पर, तो इसका मतलब 4 × 1 + 2 सो दैट इज 6। और ये हमारे पास किसका केस था, एरोमेटिक का केस था, तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल हमारे पास कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। सो इस तरीके से हम एरोमेटिसिटी को डिटरमाइन करते हैं, देख लीजिए। तो आई होप ये सब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट चीज पे पढ़ेंगे, जल्दी से समझते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज को। अब हमारे पास आएगा 7 मेंबर्ड रिंग। 7 मेंबर्ड रिंग में हम देखिए क्या करेंगे, सेम चीज, अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जब यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर आ जाएगी। जैसी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर आएगी, ये pi1 तुरंत यहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर आ जाएगी। जैसी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ जाएगी, ये pi1 तुरंत यहाँ डिलोकलाइज करके अपनी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर ले आएगा। तो ये आप समझ गए बहुत अच्छे से कि दैट इज कॉल्ड कंप्लीट कॉन्जुगेशन। ओके, सिमिलरली इन दिस केस, जैसे आप नेगेटिव चार्ज को इस सिग्मा बॉन्ड पर लेकर के आएंगे, ये pi1 तुरंत यहाँ पर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर लेगा। अब आपको पता है यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज फर्दर आगे डिलोकलाइज करेगा, और जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये फर्दर डिलोकलाइज करके यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये समझ गए हैं कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको ये ऊपर बेचारा अकेला दिख जाएगा, 4 बॉन्ड बनाया हुआ, और इसी को हम बोल देंगे sp3। कुछ नहीं करना, सीधा नॉन एरोमेटिक डिटरमाइन करेंगे इसका। ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं। अब आप इलेक्ट्रॉन काउंट करना सीख ही गए, इलेक्ट्रॉन काउंट करना सीख गए तो जल्दी से कर देते हैं इसके इलेक्ट्रॉन काउंट भी। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन काउंट रखेगा 0, एक पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन काउंट रहेंगे 2, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन काउंट रहेंगे 2, तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन काउंट है, इलेक्ट्रॉन काउंट रहेंगे 2। यहाँ पर आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में 2 इलेक्ट्रॉन काउंट, पाई 2, पाई 2, दिस वन इज आल्सो 2। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना निकल के आया इसका, 0 + 2 + 2 + 2, दैट इज कॉल्ड 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से this is 2 + 2 + 2 + 2, that is called 8 electrons। total electron system 8 आया। अब आपको आगे वही चीज फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, 4n + 2, ये आपका एंटी एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक। अब आप बताइए जल्दी से, n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 4 × 2 8, तो 8 सिस्टम किस में आ रहा है, ये एंटी एरोमेटिक का सीन है, और एंटी एरोमेटिक अपने पास ये मॉलिक्यूल। सो हम इसको बोल देंगे कि दिस मॉलिक्यूल इज एंटी एरोमेटिक। जैसे आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना सिस्टम आ रहा है, 10 आ रहा है, मतलब हमको तो 10 नहीं चाहिए, हमको तो 6 चाहिए। तो 6 के लिए क्या था, n की वैल्यू को 1 रखिए, 4 × 1 1, 4 × 1 4 + 2, दैट इज कॉल्ड 6। और 6 अपने पास एरोमेटिक का सीन होता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास कहलाएगा एरोमेटिक। सो ये होता है 3 मेंबर्ड, 5 मेंबर एंड 7 मेंबर्ड रिंग का कंप्लीट एरोमेटिसिटी। अब एक चीज हमने बात नहीं करी, वो हम बात करेंगे
कि इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करें भाई, ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करें। तो याद रखिएगा जो आपके पास स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी होती है, सबसे ज्यादा आपके पास स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक कंपाउंड की, देन आपके पास होती है एंटी एरोमेटिक की, सॉरी नॉन एरोमेटिक एंड देन लास्ट में यू हैव इज योर एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते ही नहीं, मतलब रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट एंटी एरोमेटिक बन गया तो वहीं पे काम खराब हो जाएगा, रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं करेगी। दिस इज अनस्टेबल, remember this, and this is your most stable। सभी साइक्लिक सिस्टम जो कॉन्जुगेटेड है वो सब एरोमेटिक ही बनना चाह रहे हैं। It is most stable and it is most unstable, you can say। ये बीच का है, ये बीच में ही रहेगा, इसका कुछ काम है नहीं, ठीक है। तो अभी हमने 3 मेंबर रिंग पढ़ी, 5 मेंबर रिंग पढ़ी और 7 मेंबर रिंग पढ़ी। तो उन रिंग में स्टेबिलिटी किस हिसाब से थी जल्दी से बात कर लेते हैं इस बारे में। देखिए ये आपके पास एरोमेटिक आया था, ये आपके पास नॉन एरोमेटिक और ये आपके पास एंटी एरोमेटिक था। ऑर्डर लग गया आपका। 5 मेंबर रिंग में आपके पास क्या ऑर्डर था, ये आपके पास एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक एंड दिस इज एंटी एरोमेटिक। 7 मेंबर रिंग में आपके पास क्या केस था, this one is your aromatic compound, this is your non aromatic, and this one is your anti aromatic। so ये आपकी स्टेबिलिटी होती है। और ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो तीनों हैं ये हमने पढ़े हैं, ये तो इंटरमीडिएट नहीं है क्योंकि इनके पास चार्ज ही नहीं है तो इनकी बात नहीं करता, बट जिनके ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये आपके इंटरमीडिएट्स हैं बेसिकली। ये सब क्या है आपके इंटरमीडिएट्स हैं। और इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी हमने पढ़ी है विद द हेल्प ऑफ एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन काउंट, ऑल द थिंग्स। और ये इंटरमीडिएट जब हम आगे रिएक्शन पढ़ेंगे कि लेट सपोज ये AgCnO3 के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, क्या इसकी एप्लीकेशंस होती हैं एरोमेटिसिटी की, कैसे डाइपोल मोमेंट बताते हैं, कैसे डेल्टा G स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कैसे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे कि रोटेशन होगा नहीं होगा सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या एरोमेटिसिटी होती है। सो आकाश केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए, इसी तरीके का कंटेंट अगर आपको फॉलो करना है और ये एकदम क्वालिटी कंटेंट रहेगा, जस्ट भरोसा रखिए और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा श्योरली वो आपको एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेगा 100%। ठीक है, थैंक यू सो मच।